हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का रैपिड रिवीजन सीरीज के चैप्टर नंबर 6 में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर की बात करें तो सेक्शन सी में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सेक्शन ए में एक एमसीक्यू देखने को मिलेगा। 2025 की घटना भी सेम, 2024 की घटना भी सेम रही थी, तो आने वाले साल में भी कुछ इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है, इस चैप्टर की शुरुआत होती है मैग्नेटिक फ्लक्स से। तो कोई एरिया है, उसमें से परपेंडिकुलर पास होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला बनता है बी डॉट डी ए के फॉर्म में। इंटीग्रेशन कर लीजिए, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है तो बी डॉट ए के फॉर्म में लिखेंगे। थीटा दे रखा है तो बी ए कोस थीटा। और जब कभी भी बात आती है कि थीटा दे रखा है और कोस थीटा का टर्म है तो तीन केस बना लीजिए। थीटा इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या होगा, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे क्या होगा। थीटा नहीं दे रखा है, वेक्टर फॉर्म की बात कर रखी है तो बी कुछ हिसाब से दिया गया होगा, वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और एरिया कुछ हिसाब से लिखा गया होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी राइट इज bx ax प्लस by ay प्लस bz az। ये आपको मिलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वेशन। बढ़िया। अब यहां पर आता है कहानी में ट्विस्ट। पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच में सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आता है वो यहां पर आता है। एक ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना, तब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है, इंड्यूस्ड करंट मिलता है। क्या गजब की बात। अब कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? हाँ, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करिए, मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो, या दोनों के बीच का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो। एंगल वाली कहानी है ना, एसी जनरेटर से रिलेट करेगी, तो सबसे लास्ट वाला पार्ट थीटा वाला पार्ट रहेगा। याद रखना, अभी हम जो भी बात करेंगे या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी या फिर एरिया चेंज हो रहा होगा। बढ़िया सर। अब ये पाया गया कि जहां कहीं भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। फेराडे साहब ने बताया कि कितना होगा ये, तो d∅dt इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। करंट लिखना है, अगर वो क्लोज सर्किट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय आर करके लिखेंगे। चार्ज की इक्वेशन बनाएंगे, आई डॉट dt करके इंटीग्रेट करने पे हमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय आर। डिवाइड बाय आर मतलब रेजिस्टेंस, मतलब कि डिपेंड नहीं करता टाइम पे। यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2024 पे 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा गया था इस पे। डेल्टा फाई डिवाइड बाय आर टाइम पे डिपेंडेबल नहीं है, चार्ज टाइम पे डिपेंडेबल नहीं है। ठीक है, इसी इक्वेशन से पता चलता है। अब बात आती है इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन की, इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी की। तो लेंज बाबा ने इसकी पोलैरिटी बताई है। क्या बताता है ये? समझो, लेंज बाबा ने बताया रहमान डकैत के बारे में कि जो जिसको पैदा करेगा वो उसी को अपोज करेगा, उसी चेंज को अपोज करेगा। मतलब कि एग्जांपल से समझ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अंदर की डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। इस कोइल में से पास होती हुई फील्ड लाइन बढ़ी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना चेंज है, अंदर की डायरेक्शन में फील्ड है वो चेंज नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बढ़ रही है ना वो चेंज है। तो लेंज बाबा ने बताया रहमान डकैत इसका अपोज करो, जो अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, फ्लक्स बढ़ रहा है, उसको अपोज करो। तो बाहर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करो। बाहर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करनी है तो करंट बहेगा। कैसे बहेगा? अंगूठा बाहर की ओर, इस कोइल में से इंड्यूस्ड करंट बहेगा, और इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ध्यान से देख लीजिए, ट्रूम ट्रूम। तो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में और करंट कुछ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगा। ये हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन मिलती है। और ऐसे ही पोलैरिटी निकालनी है तो इसी हिसाब से आप बैटरी भी ज्वाइन करके पोलैरिटी निकाल सकते हो। बढ़िया, ये बताया था लेंज बाबा ने। अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2024 में एक इक्वेशन दे रखी थी फ्लक्स की, ये देखो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लक्स की इक्वेशन दे रखी थी। हम डिफरेंशिएट करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। मिल गई। उन्होंने हमें पूछा कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बताओ क्या होगा इंड्यूस्ड करंट। तो पहले हमने वैल्यू लिख के इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल दिया, फिर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस किया और इंड्यूस्ड करंट निकाल दिया। ठीक है, सिंपल था। लेकिन एक बार फॉर्मूला और कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया हो तब। ठीक है, लेंज बाबा के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक मैग्नेट है जो होलो मेटालिक सिलेंडर के अंदर गिर रहा है तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा, इक्वल टू जी होगा, लेस देन जी होगा, या ग्रेटर देन जी होगा? तो लेंज बाबा ने बताया था भाई कोई भी चेंज का अपोज करना है। ठीक है, तो ये मेटालिक सिलेंडर क्या करेगा? चेंज का अपोज करेगा। मैग्नेट नीचे गिर रहा है, नॉर्थ साइड अगर नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाली बढ़ रही है, तो ये मेटालिक कंडक्टर क्या करेगा पता है? अपोज करने की कोशिश करेगा, और इसी अपोजिशन के चक्कर में वो नीचे करते हुए मैग्नेट का एक्सेलरेशन कम कर देगा, घटा देगा। तो लेस देन जी आंसर आएगा। अब तुम्हें लग रहा है बहुत सिंपल बात है, लेकिन 2025 में दो बार सेट 1, सेट 2 और सेट 3 हुए थे, उसमें से असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी चैप्टर से कि इट इज डिफिकल्ट टू मूव। लेंज लॉ के हिसाब से देखना, इट इज डिफिकल्ट टू मूव मैग्नेट इनटू अ कोइल
भाई एक कोयल है, टंग 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 टंग, इस कोयल में मैग्नेट को अंदर ले जाना या बाहर ले जाना डिफिकल्ट होता है, उसके आसपास मैग्नेट को हिलाना मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है? तो कारण बताते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कोयल, इस कोयल में जैसे ही मैग्नेट आप इधर उधर करते हो ना, एक इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। ये एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ होता है इस चैप्टर में। अगर आपको एक्सपेरिमेंट भी समझना है बेटा तो इसका पूरा वन शॉट आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी, वहां पर पूरा वन शॉट एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हो। ओके, तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक मतलब इसको मोशन को अपोज करने वाली डायरेक्शन में होगा, इस वजह से। तो दोनों बात तो सही है, लेंज बाबा ने यही तो बताया था। हाँ, लेंज बाबा ने जो बात बताई थी वो नेचर का विरोध नहीं करती है, ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अगर सोच कि ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड नहीं होगा तो मैं मतलब जो भी मोशन करवाऊंगा उसको अपोज नहीं करेगा तो वो अट्रैक्ट कर लेगा। अगर वो अट्रैक्ट कर लेगा तो बिना एनर्जी दिए काम होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। इसलिए अपोजिशन है ना, ये नेचर की बात है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात है। और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने एक और पूछा है कि लेंज लॉ इज द मतलब ये बताया हुआ है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही बेस्ड है, जो कि बात सच है, जो कि बात सच है। फिर देयर इज नो पावर लॉस इन आइडियल इंडक्टर। देखो, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, ये बात सही है और आने वाले चैप्टर की है, चैप्टर नंबर 7 की बात है, लेकिन ये बात भी सच है। लेकिन इसका दूर दूर तक अभी के लिए रिश्ता कोई नहीं है, कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। इस वजह से हम ऑप्शन नंबर बी पे टिक करते हैं कि भाई दोनों बात सच है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। सही नहीं मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। बढ़िया बात। अब यहां पर एक और कंसेप्ट आता है कि भाई एरिया चेंज हो तो, जैसे कि मान लीजिए एक रोड, ये रोड मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है अंदर की डायरेक्शन में और कांस्टेंट है, लेकिन ये एक रोड है जो v वेलोसिटी के साथ डंग करके आगे जा रही है, आगे जा रही है। बताओ क्या इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? जी आएगा, क्योंकि एरिया इफेक्टिव चेंज हो रहा है। तो v क्रॉस b के हिसाब से v और क्रॉस करके b करो, अंगूठा आपको पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन देगा, अंगूठा आपको पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन देगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी राइट एज अ BVL। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस R दे रखा है और ये क्लोज सर्किट है तो आप I इंड्यूस्ड भी लिख सकते हो, BVL डिवाइड बाय R करके। अगर क्लोज्ड सर्किट हो रही है तब बाकी लिखना नहीं है, इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। हाँ, अगर रोटेटिंग रोड दे रखी हो तो, कि एक फ्रेम है, मेटालिक फ्रेम है, उस पे रोड कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है ओमेगा से, ठीक है, तो इस कहानी में हमें रोटेटिंग ईएमएफ मिलता है 1/2 b ओमेगा L स्क्वायर। L याद रखना ये इफेक्टिव लेंथ है दोनों के बीच की, ये इफेक्टिव लेंथ है L, सेंटर से ये, यहां पर भी आप b ओमेगा L स्क्वायर, तो b और v क्रॉस b करके आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन आएगी। थोड़ा सा दिमाग में रखना, v क्रॉस b करना है, पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन कैसे मिलेगी? v क्रॉस b करके आपको पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन मिल जाएगी। दोनों के डेरिवेशन मैंने वन शॉट में डिटेल में दे रखे हैं। हाँ, अगर आप चाहते हो कि और एक डिटेल्ड में एक सेशन आए जिसमें सारे डेरिवेशन आए तो कमेंट सेक्शन में डेरिवेशन बाय रवि सर जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया 2024 में, देखना कि मेटालिक रोड है जिसकी लेंथ 2m है, 2 मीटर है, कितने रिवॉल्यूशन से घूम रहे हैं? 60 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से। हालांकि हम इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं 2 पाई से मल्टीप्लाई करके। ओके, बाकी सारा डेटा दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2 टेस्ला। अब यहां पर ट्विस्ट बस इतना है कि आप फॉर्मूला लिख के b 1/2 b ओमेगा L स्क्वायर, b की वैल्यू रख दी, ओमेगा 120 कर भी दिया, और अगर 2 मीटर आपने लिख दी तो बेटा हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करो, ये पूरी मेटालिक रोड है ना, वो ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। तो ध्यान से देख, इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या हुई? इसकी इफेक्टिव लेंथ तो ये हुई ना, रेडियस तो ये हुई इसकी, तो ये L आधी मिलेगी हमें, 1 मीटर मिलेगी। याद रखना 1 मीटर यहां पर लिखनी होगी। हाँ जी, तो इस वजह से 1 बन जाएगा। हाँ, कोई पूछे कि भाई ये दूसरी वाली रोड भी तो है, तो फिर आधी रोड ये भी तो है, तो इसका एक खास केस बता देता हूं। चाहे ऐसी छोटी छोटी एक रोड हो, ऐसी 2 रोड हो, ऐसी 3 रोड हो, ऐसी 4 रोड हो, ऐसी 5 रोड हो, कितनी भी रोड हो, मतलब पूरी की पूरी साइकिल का पहिया क्यों ना बन रहा हो, लेकिन जब इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालोगे तो एक पैरेलल सर्किट बनेगी। और ये पैरेलल सर्किट में नेट क्योंकि सारी की सारी सेम ही तो है, सेम रोड है, सेम रेडियस है, सारी की सारी चीजें सेम, सेम मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, तो पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला लगा के हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ एक रोड का जो मिलता है ना, वही इनमें सारी का इफेक्टिव मिलता है। तो 1/2 b ओमेगा L स्क्वायर सेम रहता है। और इस पर क्वेश्चन पूछेगा, इस पर क्वेश्चन पूछेगा, लिख के ले ले बेटा, ठीक है। यहां से एक न्यूमेरिकल आना तय है या एमसीक्यू आना तय है, कोई ना कोई एक पेपर सेट में जरूर आएगा। ओके याद रहेगी ये बात। अब बात आती है दूसरे अध्याय की, इस चैप्टर की। ये बताता है कि किसी में चेंज आएगा तो अपने आप में चेंज आएगा। मतलब सुनना, मेरे अंदर करंट की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, तो इस वजह से मेरे अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, और कोई दूसरे के इन्फ्लुएंस में मेरे अंदर कोई चेंज आ रहा है,
कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है तो एक चेंज आएगा। मतलब दो टाइप के चेंजेस की बात कर रहे हैं, एक तो मेरे खुद के चेंजेस की वजह से, एक दूसरे में जो चेंज आ रहा है उसको मैं देख के चेंज ला रहा हूं अपने अंदर। तो एक सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे, दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे। ध्यान से देख, दो सर्किट की बात करते हैं। एक में खुद ही करंट बढ़ रहा है, खुद करंट बढ़ रहा है, तो इस बढ़ते हुए करंट को अपोज करने के लिए एक बैक ईएमएफ आ जाता है जिसको हम बोलेंगे एल, सेल्फ इंडक्टेंस वाले पार्ट। ठीक है, तो 5B इज प्रोपोर्शनल टू आई, खुद के करंट की वजह से खुद के फ्लक्स में चेंज आना, तो फ्लक्स 5B इज इक्वल टू एल इंटू आई किया, इस एल को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। बढ़िया, डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस एल डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन क्यों आता है? ठीक है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आप लिखते हो ना, पेन क्यों नहीं चल रही है? इंड्यूस्ड ईएमएफ जो लिखते हो वो माइनस में डी फाई बाई डी टी लिखते हैं, लेंज लॉ के हिसाब से माइनस साइन आती है। ओके सर, तो दो फॉर्मूला आपके पास मिल रहे हैं, एक तो फ्लक्स वाला और दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। यहां पर करंट बढ़ रहा है, यहां पर करंट बढ़ रहा है, दूसरी सर्किट में यह करंट घट रहा है। तो आपको जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा वो इसको बढ़ाने की डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये लेंज लॉ के हिसाब से ही बात सही हो रही है। और इसी कोइल को है ना इंडक्टर भी कहा जाता है। ओके, कहानी किसकी थी? सेल्फ इंडक्टेंस की। अब देखो, ऐसा ही एक पार्ट है कि एक कोइल है बड़ी वाली, इसके अंदर एक छोटी कोइल है। तो बड़ी करंट में अगर करंट चेंज होगा तो क्या नीचे अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड B1 चेंज होगी। तो I1 चेंज हुआ तो B1 चेंज हुई, B1 चेंज हुई, B1 चेंज हुई, तो क्या दूसरे वाले में से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा? अरे हाँ यार, तो दूसरे वाले में फ्लक्स चेंज हुआ, तो यही तो बात कर रहे हैं कि ये दूसरे वाले फ्लक्स में चेंज का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है? तो I1 है। तो phi 2 प्रोपोर्शनल टू I1, हमने एक बीच में कांस्टेंट लिख दिया, जिस कांस्टेंट को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस M से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंशिएट करके आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा इन सेकंड इज इक्वल टू M di by dt। देखना, प्रोसेस याद रखना, ये मेथड याद रखना। आपको हमेशा क्या करना होगा? ये मेथड याद रखना, इसके डेरिवेशंस बहुत दे रखे हैं। मेथड में क्या करना है? आपको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स इन अ सेकंड कॉइल, फ्लक्स इन अ सेकेंडरी कॉइल। कैसे निकालोगे सर? मैग्नेटिक फील्ड होगी 1 वाली और एरिया होगा 2 वाला, तो किसी तरह से सेकेंडरी में कोइल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल दीजिए। तो B1 इंटू करके एरिया खुद का लिखेंगे, एरिया खुद का लिखेंगे इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू I1 कर दीजिए। बेटा इस बात को याद रखना, यही मेथड है। अगर ये फॉर्मूले का सही से ढंग से यूज करना सीख गए तो 2026 में आप 2 क्वेश्चन करके आओगे, पक्की बात है बेटा। 2026 देख रहे हो या 27 में देख रहे हो, जबकि भी देख रहे हो, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। अब भी दिखाता हूं, पूछे गए क्वेश्चन इस, ठीक है। देखते जाओ, पहले सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। डेरिवेशन प्रॉपर्ली वन शॉट में दे रखा है, बाद में एक वीडियो भी आ जाएगा। ये बस रैपिड रिवीजन है कि जिसमें सारे कंसेप्ट मैं एक साथ बताता हूं 20 से 25 मिनट के अंदर। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला सोलेनॉइड के लिए आता है म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर, कैपिटल मतलब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, डिवाइड बाय L है, और एरिया इफेक्टिव वाला लिखा गया है। ओके दोस्त, अब इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है? तो 1/2 Li स्क्वायर। डेरिवेशन पूरा का पूरा लिखा हुआ है, एक बार आप समझ लेना। और ना समझ में, क्योंकि 2025 में पूछा गया था, तो मैंने आपको लिख के बता दिया कि ये पूरा का पूरा ऐसे डेरिवेट किया जाएगा। अगर ना समझ में तो पूरा प्रॉपर में वन शॉट आप देख सकते हो, वहां पर ये सारी चीजें करवा रखी है। ओके, देखो क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, सारी चीजें इसमें दे रखी है, बस एक ही चीज नहीं दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स। सारी चीज, सेल्फ इंडक्टेंस दे दिया, इसका यूनिट होता है हेनरी। ओके, एरिया दे दिया, एल दे दिया, सब कुछ दे दिया बेटा, बस एक आपको नंबर ऑफ टर्न्स निकालना था। हाँ, कैलकुलेशन आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, किसकी कैलकुलेशन सबसे ज्यादा फास्ट है या कौन कैलकुलेशन इफेक्टिवली कर पाएगा, बताना कमेंट सेक्शन में इसमें से आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दिए। हाँ, अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा लेते चलोगे, आपको आंसर पक्का मिल जाएगा। अब बात आती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो 2 केस बहुत फेमस है इसमें, बहुत केस। क्या कि बड़ी वाली जो रिंग है उसमें करंट चेंज मान लीजिए I1। अब इसी I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, अंदर वाली B1। ओके, तो हम लिखेंगे फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है phi 2 के अंदर, वो B1 ड्यू टू A2 है। ठीक है, लिख लिया सर। दूसरी वाली के लिए एरिया कितना लिखा जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर लिखेंगे, या नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है तो N से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और इसी phi 2 के इक्वल हम करेंगे M I1। जैसे ही आप इन दोनों के इक्वेशन को इक्वल करोगे और सोल्व करोगे ना, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलता है म्यू नॉट पाई R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय R1। और इस पर नीट और जेई में भी एमसीक्यू आते हैं, और मेरे दोस्त हमारी बोर्ड में भी एमसीक्यूज आते हैं। तो पहले तो डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, या फिर इसका छोटा एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। आपको फटाफट डेरिवेट करना आना चाहिए। ऐसा ही केस है सोलेनॉइड के अंदर। सोलेनॉइड तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलता है म्यू नॉट N1 N2, एरिया 2 का
ठीक है, दूसरी वाली कोयल का जो हमने छोटी वाली अंदर कंसीडर की है, डिवाइड बाय लेंथ एल पसंद करेंगे। ये भी 2025 में पूछा गया था, दिमाग में रखना। ये डेरिवेशंस, हालांकि क्वेश्चन ही है लेकिन मैंने इसको डेरिवेशन का नाम दे दिया क्योंकि मेथड सब में सेम रहती है, बस आपको अप्रोच आनी चाहिए और एक दो बार खुद से कर लोगे आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर जो कि है एसी जनरेटर। मैंने आपको बताया था पहले ही कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैसे चेंज कर सकता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टाइम, या एरिया चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टाइम, या दोनों के बीच का एंगल चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज होगा। तो यहां पर बात वही है कि एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल है ना, वो ओमेगा टी फॉर्म से है। ओमेगा टी यानी टाइम पे डिपेंडेंसी है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा डी फाई बाई डी टी, तो कोस का डिफरेंशियल साइन हो जाता है। ओके सर, तो हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, माइनस साइन हालांकि हट जाएगी, कोस का माइनस और ये पहले ही जो माइनस आता है वो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो ये मिल जाएगा एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। एन ए बी ओमेगा को मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, तो इनोट साइन ओमेगा टी इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ये इनोट साइन ओमेगा टी का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो साइन पे डिपेंडेंसी है सीधे सा, तो ये शुरुआत से शुरू होगा और कुछ ऐसे चलेगा, साइन का प्रॉपर्ली ग्राफ हो जाएगा। और बेटा ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, मतलब कोई ना कोई या तो पूरा बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे 3 मार्क्स में, या छोटा क्वेश्चन पूछेंगे इस एसी जनरेटर का, क्योंकि ये एसी जनरेटर आने वाले चैप्टर का जन्मदाता है कि यहीं से एसी अल्टरनेटिंग करंट की शुरुआत होती है। किस पर बेस्ड है ये अल्टरनेटिंग करंट, ये एसी जनरेटर? याद रखना स्पेशली फेराडे लॉ पर ये बेस्ड है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस क्या होगा, ये कोयल है वो रोटेट हो रही है, एंगल कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और इसी की एप्लीकेशन से हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा है। अब पूरे चैप्टर का फॉर्मूला एक साथ, मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड चार्ज वगैरह का फॉर्मूला, रोटेटिंग ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, सारी बात, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और एसी जनरेटर, सारे फॉर्मूला आपके सामने हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल पे जाके। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं जो 2025 में पूछा गया था, और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको अभी चुनौती देता हूं कि ये क्वेश्चन करके दिखा, ये क्वेश्चन करके दिखा। क्या है? करंट इन अ कॉइल 15 मिली हेनरी है, ये इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 to 4 एम्पियर। ओके, कितने समय में? 0.004 सेकंड में। तो बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल के अंदर कितना मिलेगा? ये अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बता, अपने नाम के साथ बता कि ये आंसर आएगा मास्टर जी। ठीक है, तो यही रखते हैं आज के लिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ की सारी बातें कर दी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सारी बातें कर ली। अब मिलेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट के साथ एक नए रैपिड रिवीजन में। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।